मैंने हमेशा से यही सुना था कि शादी के बाद की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। अक्सर लोगों का यही कहना होता है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं और जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो ससुराल में बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं मिलता। लेकिन इस मामले में मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मेरे ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, मेरे ससुर, ननंद और मेरे पति, और सभी बहुत अच्छे थे। मेरे ससुर का मिजाज बहुत ही सादा था। वह अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत धीमी आवाज में बोलते थे और हमेशा अपनी नजरें नीचे रखा करते थे। मैंने कभी अपने ससुर को ऊंची आवाज में बोलते हुए नहीं सुना। आज भी खाना बनाकर मैं रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, और तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मुझे अपने पति की फिक्र होने लगी कि वह कैसे इस तेज बारिश में घर आएंगे। सावन का महीना था और आज दोपहर से ही तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, और मुझे बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत डर लगता था। जब से मेरी शादी हुई उसके बाद से यह मेरी पहली बारिश थी, और मैं हमेशा ही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश में अपने पति के साथ एंजॉय करूंगी। लेकिन शाम होते ही मेरे पति ने फोन किया कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वह आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रुकेंगे, कि जब बारिश रुक जाएगी तो भी घर पर आ जाएंगे। मैं यह सुनकर बहुत घबरा गई थी और मैंने जल्दी से जाकर यह बात अपने ससुर को बता दी कि आज राहुल घर पर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम बहू फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में राहुल ऑफिस में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई। लेकिन यह रात इतने भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटों से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से मेरा दम निकल रहा था और मैं अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ साफ नजर आ रही थी, और अब मैं अकेली अपने कमरे में और नहीं रुक सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी ननंद शिवानी के साथ उसके कमरे में सो जाऊं। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननंद के कमरे में जाने लगी। मेरा डर से बुरा हाल था। मेरी ननंद का कमरा ग्राउंड फ्लोर पर था, मेरे ससुर के कमरे के बराबर में, और मेरा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। और इसी वजह से मुझे अंधेरे में नीचे जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मैं अपने फ्लोर पर बिल्कुल अकेली थी और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और अपनी ननंद के कमरे में दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा शायद अंदर से बंद नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही दरवाजा खोला वैसे ही मुझे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नजर आई। मैं बेधड़क होकर कमरे में चली गई और मेरे सामने जो मंजर था उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा वह कैसे गलत हो सकता है। शिवानी सिसकियां ले लेकर रो रही थी और उसकी सिसकियां मुझे सुनाई दे रही थी, और वह किसी तरह मेरे ससुर से अपने आप को बचाना चाहती थी। मैं यह सब देखकर सहम गई कि कोई पिता अपनी बेटी के साथ इस तरह कैसे कर सकता है। इस वक्त मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदे की तरह लग रहा था, जो मेरी ननद पर जुल्म कर रहा था। मेरी सास को गुजरे हुए बहुत जमाना हो गया था और पता नहीं शिवानी के ऊपर यह अत्याचार कब से हो रहा था। आज मुझे समझ आया कि शिवानी का मिजाज ऐसा क्यों था। उसके गुमसुम रहने की वजह मुझे आज पता चल गई थी कि आखिर उसकी खोई खोई आंखों का राज क्या था। मेरा नाम तपस्या है और आज से 4 महीने पहले इस घर में मेरी शादी हुई थी। राहुल ने मुझे एक शादी में देखा था और उसने मुझे वहां पर पसंद कर लिया। इसके बाद उसने मेरे लिए रिश्ता भेजा और मेरे घर वालों ने राहुल के बारे में जांच पड़ताल की। उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है और लड़के का अपना कारोबार है और पौष इलाके में खुद का घर है। उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी और हमारा रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर हम एक दूसरे से फोन पर बातें करते
और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते, क्योंकि आने वाली जिंदगी हम दोनों को एक दूसरे के साथ ही गुजारनी थी। 1 महीने के अंदर ही हम दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले ही मैंने लोगों के मुंह से सुन रखा था कि जब घर में ननंद होती है तो रिश्ते निभाने बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वह अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि किसी दिन शिवानी की वजह से मुझे कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन शिवानी दूसरी नंदों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रख रखाव बहुत ही सादा था। वह हमेशा खामोश रहती और अपने काम से काम रखती और ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद पड़ी रहती थी। मैं जब भी उसे जबरदस्ती करके कमरे से बाहर निकालती थी तो वह काम में हाथ बटाकर अपने कमरे में फौरन ही चली जाती थी। कभी कभार तो मुझे उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाने जाना पड़ता था और वह खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागती थी जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हो। मेरे ससुर उससे हमेशा यही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेली ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकलकर हमारे साथ में बैठ जाया करो। लेकिन शिवानी उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी। और जब मैं उससे ज्यादा मिक्स होती थी तो वह बात यही कहकर खत्म कर देती थी कि उसे पढ़ाई करनी है। तो मैं भी फिर कुछ ना कहती। और जब शाम को राहुल ऑफिस से घर आती तो मैं उनसे यही कहती कि आपकी बहन शिवानी तो खामोश रहती है। तो इस पर वह मुझसे कहते कि वह हमेशा से ऐसी नहीं थी। माँ के जाने के बाद वह अकेली हो गई और हालात ने उसे ऐसा बना दिया। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है। और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज्यादा ना कहा करो। पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं। थोड़े वक्त में वह खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी अब शिवानी से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वह घर की किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। वरना मेरी दोस्त ने मुझे आज तक यही बताया था कि ननंद अपनी भाभी का जीना दुश्वार कर देती है, उन्हें चैन से जीने नहीं देती और वह दूसरे घर से आकर कैसे हमारे घर में राज करती है। और मैं शादी करके इस घर में यही सोचकर आई थी कि शिवानी मेरा जीना दुश्वार कर देगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वह खाना खाने नहीं आती तो मेरे ससुर खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और अपने हाथ से उसे खाना खिलाते। वह ज्यादातर उसके कमरे में ही रहती थी। लेकिन शिवानी का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वह हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करती थी। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज लेकर आए तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। मुझे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को पिता से दोगुनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वह तो अपने पिता से बहुत दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते उतना ही मेरा भी ध्यान रखते थे। मुझे अपने ससुराल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं तो शिवानी के रवैये के बारे में ज्यादा सोचती भी नहीं थी। शादी के बाद जब मैंने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो माँ सुनकर थोड़ा बहुत अजीब हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान का शुक्र कर, तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है और अपने काम से काम रखो। ऐसा ना हो उसे छोड़कर अपने लिए मुसीबत मोल ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद से मैं कभी शिवानी से खुद बात नहीं करती थी। मैं खाने के बाद जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली जाती और फिर सारी रात नीचे नहीं जाती। हम दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। राहुल और मैं एक दूसरे के लिए काफी थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही शिवानी स्कूल से आई तो उसे अपने पास बैठाकर उसे खिलाने लगे। जब उन्होंने शिवानी को खिलाना शुरू कर दिया तो शिवानी ने बहुत ही गुस्से में झुंझला कर खाने से मना कर दिया। तो वह जबरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। मैं वही बैठी यह सब कुछ देख रही थी और देखकर मैं सोचने लगी कि शिवानी कितनी खुश नसीब है, किसे इतना प्यार करने वाला पिता मिला, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद वह अचानक से उठकर बहुत तेजी से अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाते हुए देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नजरें भाप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज है, इसलिए वह इस तरह से उठकर चली गई। लगता है
कि अगर मैं वक्त पर इसकी माँ का इलाज सही से करवा देता, तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन भगवान ने उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्चा किया है और दिन रात भागता रहा। लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी से ही जिंदगी थी। मैं तो खुद उसकी माँ के जाने से बहुत कमजोर हो गया हूँ। लेकिन शिवानी को यह बात कैसे समझाऊं? ससुर जी की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल गम में डूब गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पत्नी की जुदाई के साथ साथ वह बच्चों के दुख भी झेल रहे हैं। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर जी से कहा कि पिताजी, आप परेशान ना हो। वक्त के साथ साथ शिवानी खुद ही समझ जाएगी। आप अपनी कोशिश करते रहिए। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह खाने की प्लेट लेकर शिवानी के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्कुराकर उन्हें देखती रही। शाम को वह शिवानी के साथ उसी कमरे में थी। यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी शिवानी के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा, उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही रूटीन था। मेरे ससुर जी शिवानी के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और शिवानी उन्हें और ज्यादा नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे शिवानी से जलन महसूस होती कि वह कितनी खुश नसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज लाकर देता है और उसके हर नखरे को सर आंखों पर रखता है। जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अपने बाप की चौथी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर शिवानी से करते थे, ऐसी मोहब्बत और तवज्जो मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी। मेरे बाप तो हम बेटियों से काफी दूर पर रहते थे और अगर कभी हमसे कोई बात करनी होती तो हमेशा माँ का सहारा लेते। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरे ससुर जी का शिवानी के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद कुछ और ही है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कने की आवाज से मेरी जान ना निकलती, तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरे ससुर जी अपनी बेटी को अपनी जरूरत के लिए बर्बाद कर रहे हैं। मैं जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई, तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे ससुर ने शिवानी को जबरदस्ती पकड़ा हुआ था और उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। आसपास का बिल्कुल भी होश नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें मेरे आने की भी खबर नहीं। मेरे ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था और शिवानी, जो कि बिल्कुल नाजुक सी थी, अपने बाप के रहमों पर करम पर थी। उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत ना थी कि जो मेरे ससुर जी को हटा सके। न जाने वह कब से यह सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, मुझे आज वह समझ आ रही थी। जैसे ही मेरे ससुर जी को मेरे वहां होने का एहसास हुआ, वह शिवानी को छोड़कर पलटे और मुझे खड़ा देखकर शॉक्ड रह गए। शायद उनके दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम में मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। उनको लगा होगा कि मैं अपने कमरे में सो रही होगी। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदले और वह घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे कहने लगे, बहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुमको क्या चाहिए? मैंने आगे बढ़कर शिवानी का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वह बुरी तरह से कांप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाए। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ कि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। मेरी यह बातें सुनते ही मेरे ससुर जी एकदम गुस्से से आ गए और कहने लगे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। किसी ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैं उनकी इस बात पर हैरान रह गई कि कैसा बदतमीज आदमी था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी ये मुझे झूठला रहा था। मैंने गुस्से में कहा कि आप कैसे बेगैरत इंसान हैं। इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए, तो मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुला लूंगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर वह कमरे से बाहर निकल गए और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। शिवानी की हालत बहुत खराब थी और डर तो मुझे भी लग रहा था।
लेकिन न जाने मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि आगे बढ़कर मैंने उसे गले लगा लिया। ऐसे करते ही वह फूट-फूट कर रोने लगी। ना जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छुपा हुआ था। इस इसलिए मैंने उसे छुपाया नहीं बल्कि रोने दिया। रो-रो कर उसका दुःख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि जब वह 12 साल की थी तब उसकी शादी मेरी ससुर से हुई। शिवानी की यह बात सुनकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे बीच में ही रोकते हुए पूछा कि क्या तुम मेरे ससुर की सगी बेटी नहीं हो? जिस पर शिवानी ने ना में सर हिला दिया और कहने लगी कि मेरे सगे बाप ने तो मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दिया था और शिवानी को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ शिवानी को नहीं लेना चाहती थी। शिवानी ने बताया कि इसकी माँ का यह मानना था कि शिवानी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे शिवानी के खातिर सारी जिंदगी अपने आप को एक बूढ़ी औरत बनाकर रखना होगा, जिसकी ना कोई उमंग होती है और ना कोई सहारा। लेकिन अचानक ही शिवानी की माँ ने राहुल के पिताजी से शादी कर ली, जो राहुल की माँ के साथ-साथ शिवानी का भी बहुत ख्याल रखते थे। शिवानी की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया है, जो उसका तो क्या, उसकी सौतेली बेटी का भी ख्याल रखता है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पिता की नीयत में खोट है। शिवानी ने बताया कि जब माँ जिंदा थी, तो भी पिताजी कभी-कभी ऐसी अजीब हरकतें करते थे। शिवानी की उम्र अब 14 साल थी और वह जवानी की दहलीज पर कदम रख रही थी। उसे सही गलत का अंदाजा होने लगा था। वह समझ रही थी कि उसका सौतेला बाप उससे क्या चाहता है और किस तरह से उसे देखता है और उसके साथ किस तरह की हरकतें करता है, उसे कहाँ-कहाँ छूता है और क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वह अपनी माँ की वजह से खामोश थी। वह नहीं चाहती थी कि इस बार अपनी माँ के तलाक का कारण वह खुद बने। शिवानी सिसकियाँ भरते हुए बता रही थी कि राहुल के पिता इसकी माँ की मौजूदगी में ही इसे जबरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वह शिवानी को परेशान करने लगती। कुछ वक्त में ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में कैसी बातें कर रही हो? वह तो हर वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं और तुम ऐसे अच्छे इंसान पर यह किस तरह के झूठे इल्जाम लगा रही हो? मेरी सगी माँ ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, तो मैं किसी और से क्या शिकवा और गिला करती? ऐसे ही दिन गुजरते गए और साथ-साथ मेरा यह सौतेला बाप और ज़्यादा शेर होता चला जा रहा था। जैसे-जैसे मैं जवान हो रही थी, उसकी नीयत और ज़्यादा खराब होने लगी थी। पहले तो वह सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे-जैसे मैं जवान होने लगी, वह अपनी हद पार करता जा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ, जब उसने सारी हदें तोड़ दी। उस दिन मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई, तो उसने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया और उसके बाद वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी सगी माँ मुझे ही इस बात का दोष देने लगी कि मैंने उसके पति को बहका दिया है और अपनी जवानी और अदाएँ दिखाकर अपने सौतेले बाप पर ही डोरे डाल दिए हैं। उन्होंने फौरन मेरे मुँह पर चाँटा मारा और मुझे आस्तीन में छुपी हुई एक नागिन कहने लगी, जिसने अपनी माँ का घर खराब किया है। मैंने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की मारी हुई हूँ और काफ़ी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान हूँ। लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन ना आया। उसको यह सदमा बर्दाश्त ना हुआ और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई और मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी माँगी, लेकिन मुझे इस माफ़ी की अब कोई ज़रूरत ना थी, क्योंकि अगर मेरी माँ कुछ दिन पहले मेरी बातों पर यकीन कर लेती, तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और मैं बर्बाद होने से बच जाती और मैं रोज़-रोज़ अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर छोड़कर कहीं चली जाऊँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हो गया कि एक अकेली औरत के लिए तो सारा ज़माना ही लुटेरा बना बैठा है। यह अकेली लड़की को देखकर हर किसी के अंदर दरिंदा जाग उठ जाता है और मैं तो फिर भी जवान लड़की हूँ। ऐसे में मैं इस घर को छोड़कर जाती तो कहाँ जाती? क्योंकि जहाँ भी जाती मैं वहाँ पर भी मेरे साथ यह सब कुछ किया जाता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत को मानकर अपने सौतेले बाप के पास ही रहना पड़ा और मैंने अपनी हालात अपनी किस्मत पर छोड़ दिया। मैंने कभी यह बात अपने सौतेले भाई राहुल को भी नहीं बताई।
क्योंकि मुझे डर था कि अगर राहुल भाई ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया, तो उसके बाद तो मैं कहीं भी नहीं रहूंगी। मेरी माँ की मौत को आज 5 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 5 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सलूक किया है। मैंने शिवानी के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही यह सब कुछ मुझे बता देती, तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करती। जिस पर शिवानी हंसी और कहने लगी, मैं तो वह औरत हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो मैं ये कैसे सोच लेती कि कोई और मेरे पर भरोसा करेगा। शिवानी की हंसी में जो दर्द था, वो दर्द मेरे दिल को छलनी कर गया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने वाली थी। आखिरकार कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। मैंने रात आज शिवानी के साथ उसके कमरे के अंदर ही गुजारी थी। सुबह के बाद जैसे ही राहुल घर आए, तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। राहुल को इस बात को कबूल करना बहुत ही मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वह भी शिवानी के बचपन के रवैये को बहुत ज्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि इसके पीछे उनके खुद के बाप का इतना बुरा सलूक होगा। राहुल गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए और वह बिस्तर पर लेटे हुए थे। राहुल ने उन्हें आवाज दी, लेकिन उनके जैसन में कोई हरकत ना हुई। राहुल ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ को लुढ़क गई। राहुल ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि राहुल के पिता का देहांत हो चुका है। राहुल के पिता जान गए थे कि अब उनका सच उनके बेटे के सामने आने वाला है, और वह इतनी गंदी हरकत करने के बाद अपने बेटे का सामना करने को तैयार नहीं थी, और शायद इस बात को बर्दाश्त ना कर सके, और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने शिवानी को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन उन गुजरे हुए सालों का क्या, जिसने उस बदतमीज और बेहयाद आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारे। दोस्तों, तलाक तो बीवी और पति के दरमियान होता है, लेकिन उनके बच्चे सारी जिंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे समाज में ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी शिवानी जैसी लड़कियां हैं, जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों के सितम को शिकार शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ने से पहले अपने मासूम बच्चों पर नजर डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर हमने डाइवोर्स ले लिया, तो इन बच्चों का क्या होगा। आखिर अपनी लड़ाई झगड़े के चलते हम अपने बच्चों पर क्या असर डालते हैं, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथों का खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी ऐसे आदमी से कोई भी उल्टा सीधा रवैया देखे, तो उसे नजरअंदाज ना करे, बल्कि उसके पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करे। हो सकता है कि आपकी इस कोशिश से किसी मासूम की जिंदगी बच जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।